Good evening to all of you. I am Rohit Kumar Nirala, PhD scholar from BHU IMS. Today I will discuss about the first aid of part C. इससे पहले आप लोगों ने पार्ट ए और पार्ट बी देखा था और आज हम लोग बात करेंगे पार्ट सी के बारे में। पार्ट सी में हमारा बेसिक्स ऑफ रेस्पिरेशंस है कि हम लोग सांस कैसे लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वन बाय वन पूरे टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। टॉपिक डिस्कस करने का एक फ़ायदा होता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, हम उसके बारे में ही सोचते हैं, उसके बाहर की दुनिया में नहीं सोचते हैं। तो हम लोग बात करते हैं, हमारा बेसिक ऑफ रेस्पिरेशंस की बात करते हैं कि अगर हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है वगैरह। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा लैरिंग्स कौन सा है, फेरिंग्स कौन सा है, लंग्स कौन सा है, क्या 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 है। आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। फिलहाल हम देखेंगे नो ब्रीदिंग। अगर किसी को सांस नहीं आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में भी पढ़ना है। मतलब यही पढ़ना है और यही पढ़ना है। इसके बाद बात करेंगे ड्रोविंग की, ड्रोनिंग की। मतलब कोई डूब रहा है तो उसको कैसे बचाएं, क्या करें। अगर डूब गया रहा है तो उसको बाहर निकालें। बाहर निकालने के बाद उसका जो प्राइमरी उपचार है वो कैसे करना है, उसके बारे में बात करनी है यहाँ पे। तो हम देखते हैं ये इंसान डूब रहा है बेचारा, इसको तुरंत बाहर निकालें। कभी इसके पास ना जाए, डंडा फेंके इसके पास, डंडे के सहारे से बाहर निकालें, या फिर कोई कपड़ा फेंके। अगर आप गर्ल्स हो तो आप दुपट्टा भी फेंक सकते हो, 3-4 दुपट्टा आपस में बांध करके इसको बचा सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। चोकिंग के बारे में बात कर सकते हैं हम लोग। चोकिंग का मतलब क्या होता है, अगर आपके गर्दन में कुछ अटक गया है, अगर वो निकल नहीं रहा है, आप सांस ले नहीं पा रहे हैं, तो वो हमारा चोकिंग है। आगे बात करते हैं स्ट्रेंगुलेटिंग की बात करते हैं। कुछ लोग लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं और गर्दन दबा देते हैं, गला दबा देते हैं। गला दबाने के बाद सांस हमारी रुक जाती है, हम लोग सांस ले नहीं पाते हैं। उस केस को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंगुलेटिंग बोलते हैं। ये भी तरीका बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा सही चीज़ नहीं है, इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। हर बात को बातों से सॉल्व करना चाहिए। आगे देखते हैं हैंगिंग। ये कुछ लोग प्यार मोहब्बत में, तनाव में, तकलीफ में, पैसे कमाने के चक्कर में, बिजनेस लॉस में, घाटा नुकसान मुनाफा, इस सब चीज़ों में जब होता है तो इंसान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और सुसाइड कर लेता है। लेकिन ये सब केस बहुत ज़्यादा देखा जाता है प्यार मोहब्बत में, जबकि प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है, एक अफवाह है, एक बेकार से चीज़ें होती हैं। रियल लव ओनली माँ बाप होते हैं, अपने परिवार के लोग होते हैं, बाकी ये सब फेक लव होता है। आगे देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है नेक्स्ट स्लाइड में। यहां पर हम लोग स्टार्टिंग से वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं, जिसके बारे में आपको बता रहा था उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं मैं आपको। ये डायग्राम मैंने फर्स्ट स्लाइड में भी रखा था। इसमें हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं नोजल कैविटी। नोजल कैविटी जरूरी है, कौन सा हमारा नोजल कैविटी है जानना जरूरी है। यहाँ पे हमारा ओरल कैविटी दिख रहा है, इसे भी जानना जरूरी है। लैरिंग्स, जहाँ से वॉइस मेल बॉक्स मतलब बोलते हैं, वॉइस बॉक्स जहाँ से आवाज़ निकलती है, ये हमारा फेरिंग्स है। उसके बाद ट्रैकिया हमारा ये है, ये एपेक्स ऑफ लंग्स है, मतलब ऊपरा हिस्सा लंग्स का। ये हमारा राइट प्राइमरी ब्रोंकास है। ये हमारा बेस ऑफ लेफ्ट लंग्स है। ये हमारे सारे के सारे लंग्स के पार्ट हैं। मतलब पूरा एक रेस्पिरेटरी ट्रैक सिस्टम है। इसके किसी भी पार्ट में अगर दिक्कत आती है तो आप सांस नहीं ले पाएंगे। तो थोड़ा हम आगे देखते हैं। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्चुअली इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें क्या क्या कंटेंट है, हमारा नोज से लेकर के, फेरिंग से लेकर के, ये लैरिंग से लेकर के ट्रैकिया तक, जो वाइड स्प्रेड जो पूरा फैला हुआ है ब्रोंकाई तक। और ब्रोंकाई के अंदर जो एल्वलाई है, ये पूरा जो पार्ट है वो हमारा वो श्वास नाल, जिसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। आगे हम लोग देखते हैं इंटरकोस्टल मसल की बात करते हैं हम लोग कि ये इंटरकोस्टल मसल्स क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, कैसे हमारे फैलते हैं, कैसे सिकुड़ते हैं, मतलब कि कैसे रिलैक्स होते हैं, कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये हमारा बेसिक्स जो रेस्पिरेशन होता है उसमें ये हेल्प करता है। आगे देखते हैं जो बीए बीएससी के जो कोर्स में सब है, बहुत तो स्टडी करनी नहीं है। बीए एलएलबी बीकॉम वालों को, जो हिंदी का मतलब कि जो साइंस के नहीं हैं, आर्ट वाले हैं, वो कुछ बातों को जाने, वही ज़्यादा बेटर है। आगे देखते हैं हम लोग कि जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है हमारा, वो किसके वजह से होता है, क्यों होता है और उसके फैक्टर क्या हो सकते हैं। अगर इसमें प्रॉब्लम आती है तो फैक्टर क्या हो सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे दिखाया था कि ये जो हमारा ब्रोंकास एरिया है उसमें एक एल्वलाई होता है। एक्चुअली गवर्नमेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं कि जो एल्वलाई है वो कहाँ पाया जाता है, तो स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं, बता भी नहीं पाते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये पार्ट डाल दिया ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो।
अगर ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, हीट में या कोल्ड में रहेंगे, स्ट्रेस लेंगे, सो जाएंगे, या फिर न्यूट्रिशन से प्रॉब्लम होगी, हाइड्रेशन होगा, कोई डिसीज हो गया, ट्रॉमा हो गया, इस केस में हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। इट मीन्स कि हमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। यहाँ मैंने आपको ब्रोंकास एरिया दिखाया है, ये हमारा ब्रोंकास है। ब्रोंकास के अंदर का जो पार्ट है, ये जो पेड़ के ट्री टाइप के जो फैले हुए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रांक्यूल्स बोलते हैं। ब्रोंक्यूल के अंदर का जो पार्ट दिखाया गया ये वाला, इसको बोलते हैं एल्वोलाई। तो अगर गवर्नमेंट एग्जाम में आपसे पूछे कि एल्वोलाई कहाँ होता है, तो आप बताएंगे ब्रोंक्यूल्स में होता है। आगे देखते हैं नो ब्रीदिंग। अगर कोई सांस नहीं ले रहा है तो क्या कर सकते हैं, उसके लिए फर्स्ट एड क्या हो सकता है। अगर देखो नो ब्रीदिंग है, अगर वो सांस नहीं ले पा रहा है, इट मीन्स कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, मतलब श्वास नाल जो है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम, कुछ फंसा हुआ है या कुछ अटका हुआ है, उसको निकालने की ज़रूरत है। उसके लिए नो ब्रीदिंग वाले केस में हम लोग 3 उपचार कर सकते हैं। हम लोग जो चेस्ट, पहले तो जो पेशेंट है उसको लेटा देंगे, लेटाने के बाद जो चिन है उसका ऊपर करेंगे। ये जो चिन दिखा रहा है ऊपर, इसको पहले भी कर सकते हैं, ऊपर कर लेंगे। ऊपर करने से क्या होता है कि जो श्वास नाल है वो पूरा खुल जाता है। उसके बाद जो चेस्ट के बीचों बीच, जैसे ये कर रहा है, ये कर रही है, चेस्ट के बीचों बीच हम हाथ रख करके पुशअप करते हैं। पुशअप हमें ज़्यादा करना होता है, 1 मिनट में कम से कम 100 बार करनी है, पुशअप करनी है। पुशअप करने के बाद चिन को हल्का सा फिर से ऊपर उठाना है, हल्का सा ऊपर उठाना है। ऊपर उठाने के बाद हर 30 पुशअप के बाद, हर 30 पुश करने के बाद एक बार मुंह में फूंकना है, सांस फूंकनी है मुंह से। ये इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन बोलते हैं, मतलब कि CPR बोलते हैं। हर जब भी सांस की दिक्कत होती है हमें CPR करना जरूरी है। CPR करना ही पड़ता है, चाहे वो हार्ट अटैक हो या स्ट्रैंगुलेशन हो, फांसी लगी, कोई गर्दन दबाया, कुछ भी हो, उसे अगर बचाना है तो CPR करना ही पड़ता है। आगे देखते हैं हम लोग लव, प्यार मोहब्बत के बारे में देखते हैं। एक्चुअली हम ये पार्ट नहीं रखते, लेकिन जो स्टूडेंट है जिनको हम पढ़ाते हैं सबकी एज कम है और इस एज में इनको ये शिक्षा देनी चाहिए। एक्चुअली लव क्या होता है? लव कुछ नहीं होता है, लव एक पार्ट ऑफ लाइफ का है। टीनेज में फीमेल या मेल सेक्स हार्मोन्स की वजह से थोड़ा सा जब 12 के ऊपर जब होते हैं तो मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन्स बॉडी से रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से सेकेंडरी सेक्स का करेक्टर बोल सकते हैं, या फीमेल्स का या मेल्स का जो बॉडी है वो डेवलपमेंट उसमें होने लगता है। फिर दोनों मेल फीमेल आपस में अट्रैक्ट भी करने लगते हैं और पहले बार में ना समझी में प्यार हो जाता है, जिसे हम लोग प्यार नहीं, एक अट्रैक्शन बोल सकते हैं। और ये सब हार्मोन्स की वजह से होता है, तो हमें इससे परेशान नहीं होना है। थोड़ा सा हार्मोन्स के बारे में जानते हैं। ये भी एग्जाम में आता है, गवर्नमेंट एग्जाम में ये जरूर पूछता है कि व्हाट इज़ द मेल हार्मोन्स, व्हाट इज़ द फीमेल सेक्स हार्मोन्स। तो क्या बताएंगे? नहीं बता पाएंगे। इसीलिए आपको हार्मोन्स के बारे में जानना है। अगर मेल सेक्स हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे तो टेस्टोस्टेरोन हमारा मेजर पार्ट होता है मेल सेक्स हार्मोन्स का, और सेक्स डिज़ायर के लिए यही रिस्पॉन्सिबल भी होता है। आगे देखते हैं हम लोग फीमेल सेक्स हार्मोन्स। फीमेल सेक्स हार्मोन्स में एस्ट्रोजेंस हो गए हैं, प्रोजेस्टेरोन्स हो गए हैं, टेस्टोस्टेरोन्स हो गए, ये सारे के सारे हार्मोन्स होते हैं। टेस्टोस्टेरोन में लिखा है मैंने माइनर, मतलब कि कम अमाउंट में होता है ये। अगर सही बात करें तो जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स है उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ही हमारा मेन होता है। फिलहाल जहाँ पे टेस्टोस्टेरोन होगा वो हमारा सेक्सुअल डिजायर को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। प्रेगनेंसी, कभी कभी हमें लगता है कि जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो किड्स से ऐसा क्या करते हैं कि किड्स में कुछ डालते हैं, उसका कलर रेड हो जाता है। तो जो किड्स में होता है, जो केमिकल्स होते हैं उसमें जो HCG जो हार्मोन्स है, उस केमिकल के टच में आते ही ये जो HCG हार्मोन्स है वो रेड कलर देता है, जिससे पता लगता है कि वुमेन प्रेग्नेंट है। ये जो HCG हार्मोन्स है वो प्रेगनेंसी के बाद धीरे धीरे पहली बार में बहुत तेज निकलना शुरू हो जाता है, मतलब फर्स्ट स्टेज में बहुत तेज निकलना शुरू हो जाता है। वो यूरिन में, आपके ब्लड में, हर जगह तेज से निकलना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग यूरिन टेस्ट करके बताते हैं कि ये प्रेग्नेंट है कि नहीं है, क्या है। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ तक हो गया था हम लोगों का। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट स्लाइड में क्या होता है, जब पहली बार जब प्यार होता है तो इंसान, मतलब प्यार नहीं, हार्मोन्स की वजह से जो अट्रैक्शन जो हो रही है टीनेज एज में, वो एक तन मन से इंसान जुड़ जाता है, जिससे ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसका मतलब इसको वास्तविक जीवन में डोमिनेट नहीं करना चाहिए, इसको पर्सनल मतलब इतना नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, सबको होता है।
यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कि एक लड़का एक लड़की को आपस में अट्रैक्ट भी करते हैं और करीब भी आते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसे हम लोग अन्यथा में लेकर के अपने घर के गरिमा पे ठेस पहुँच गया, या ये हो गया गोली मार दो, मार काट दो, ये सब गधे लोग करते हैं जो कि बहुत चिंदी भर सोच के होते हैं। छिपकली से अंडे से भी छोटी इनकी सोच होती है, जो मारपीट का काम करते हैं इस एज में, या मतलब अपने बच्चों को इस एज में मारते पीटते हैं। उन्हें प्यार से समझाया भी जा सकता है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आगे देखते हैं, लव इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। जो हमारा लव है वो लाइफ का पार्ट है, इसको रियल लाइफ में अपने ऊपर हावी ना होने दे। सुसाइड करना, भाग जाना, ये सब गलत बात होती है। आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है एक लड़का एक लड़की बिना मतलब के नहीं जुड़ते हैं। अब जब टीनेज एज में, ये तो रियल बात है, एक लड़का एक लड़की मतलब बिना सेक्सुअल डिजायर के आपस में अटैच नहीं होते हैं। और वो जब तभी तो वो लव नहीं होता, इसीलिए उसे हम लोग लव नहीं कहते हैं। अगर ऐसा होता तो जो एक किन्नर दिख रहा है आपको, किन्नर समाज के जो लोग दिख रहे हैं ना, इनके भी जीएफ और बीएफ होते हैं। अगर बिना किसी वजह अगर लोग आपस में जुड़ने लगते हैं तो इनके भी तो जीएफ और बीएफ होते हैं। क्या ये प्यार करने लायक नहीं है? बेचारे भीख मांगते हैं, इन्हें कोई जॉब तक नहीं देता। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे मैंने ये देखा है कि जो लव होता है वो बिना शर्त का होता है। जैसे माँ बाप अपने बच्चे से लव करते हैं, वो बिना शर्त का करते हैं। उनमें कोई शर्त नहीं है, कोई डिजायर नहीं है, कोई इच्छा नहीं है कि क्या हमें बच्चा देगा क्या नहीं देगा। वो बिना कारणवश बच्चे से प्यार करते हैं, मतलब हमारा रियल लव हमारे माँ बाप होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, कपल लव्स की बात करते हैं। जो कपल लव्स होता है, जो एक लड़का एक लड़की टीनेज एज में जो करते हैं, वो एक कंप्लीट रूप से एक मिक्सचर्स है, कंप्लीट लव का मिक्सचर्स है। उसमें अगर कुछ भी कम बेसी हुआ तो तुरंत उनका ब्रेकअप हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि वो लव नहीं है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। आगे देखते हैं हम लोग, जो ये हमने वही बात रिपीट किया कि जो रियल लव्स होते हैं, लवर्स होते हैं, वो आपके माँ बाप ही होते हैं, जो आपसे इतना प्यार करते हैं कि आप पे पैसे खर्च करते हैं, आपको पढ़ाते लिखाते हैं, आपको बड़ा करते हैं। लाइफ में हर चीज़ ज़रूरी है, प्यार मोहब्बत लव सब जरूरी है आपके लाइफ में, क्योंकि हर चीज़ लाइफ का पार्ट है। हम उससे गुजर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोई भी चीज़ जो आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपके बीच में आ रहा है, वो चीज़ को तुरंत छोड़ देना चाहिए। जैसे आपका सपना है कि हम आईएएस बने, अब बनने चले थे आईएएस, कहीं प्यार मोहब्बत में फंस गए तो पता लगा कि एक नौकर भी नहीं बन पाए, मतलब कि गवर्नमेंट सर्वेंट भी ना बन पाए, एक चपरासी तक बन नहीं पा रहे हो, तो ये क्या है? ये एक कंप्लीटली आप अपने लाइफ को खराब कर रहे हो। इसीलिए इस चीज़ से बचें। अगर आपका कोई भी चीज़ अगर आपके उद्देश्य में बाधा आ रही है तो उस बाधे को हटा दें। आगे हम लोग बात करते हैं आत्महत्या लोग क्यों करते हैं। ये जो बातें आती है स्ट्रैगुलेशंस, ये सुसाइड्स, हैंगिंग्स क्यों होती हैं, इसके देखो पीछे बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं, बहुत सारे रीजंस भी हो सकते हैं। पहला, इंसान बहुत अधिक तनाव में हो, कई दिन से महीने महज तनाव में है, तो क्या करेगा बेचारा वो, और लाख कोशिश करने के बाद वो सही से पैसे नहीं कमा पा रहा है। जब पैसे नहीं कमा पाएगा तो बच्चों का फीस नहीं भर पाएगा, वाइफ नाराज़ होगी, वाइफ लड़ाई करेगी, झगड़ा करेगी, समाज में इज्जत नहीं होगा, समाज में दब के रहेगा वो। इस केस में बेचारा बहुत ही परेशान रहता है वो, और इसी वजह से वो सुसाइड भी कर सकता है। इसीलिए कभी किसी मेल को तंग नहीं करना चाहिए पैसे कमाने को लेकर के। भाई समझदार है, वो खुद ही कमाएगा, वो आप समझाइए कहिए, लेकिन पीछे मत पड़ जाइए बेचारे के। पहली पहली बार वाला प्यार, पहली बार लोग प्यार करते हैं, टीनेज में रिलेशन में आते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे कुछ दिन के बाद दोनों बोर होते हैं और ब्रेकअप हो जाता है। उसमें भी इंसान टूट जाता है और ना समझी की वजह से गलत कदम उठा लेता है, जैसे हाथ की रस्से काट लेना, अपने आप को सुसाइड कर लेना, जला के मार देना। ये सब बहुत ही बेकार चीज़ें हैं, मतलब बहुत ही छोटी चीज़ें हैं, मतलब कुछ है ही नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो करना क्यों? कोई इंसान लंबी बीमारी से जूझ रहा है, जान रहा है कि हमारे वजह से सभी लोग परेशान हैं, हर इंसान परेशान है, सब लोग मुझे देख रहे हैं, हमें लोग घृणा के दृष्टि से देख रहे हैं, तो इस केस में इंसान सुसाइड भी कर लेता है। पारिवारिक उलझन, जब मैं गाजियाबाद में आया था स्टार्टिंग मैंने देखा था एक आईएएस अधिकारी जो बिहार का था, वो गाजियाबाद में ट्रेन के पटरी पे अपना गर्दन रख के कट गया था, गर्दन रख के कट गया था। वो एक आईएएस था बिहार का, मतलब बिहार से वो सुसाइड करने के लिए दिल्ली में आया था। मतलब बताओ, आईएएस बना हुआ इंसान इतना मजबूर हो गया पारिवारिक कलह में कि वो सुसाइड करने चला गया बेचारा। इसीलिए बोलता हूँ कि माँ बाप को, जो बच्चे हैं उन्हें माँ बाप को हमेशा जोड़ कर रखना चाहिए, और माँ बाप का जो रिश्ता है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वही जो रिश्ता है अच्छा रिश्ता होगा तभी वो बच्चे को मिलेगा और बच्चा भी खुश रहेगा, और बच्चे के खुश होने से पूरे परिवार में खुशहाली आएगी।
अगर माँ बाप का जो रिश्ता है वो अगर वो अच्छा नहीं है तो पूरा टेंशन ही टेंशन रहती है, बच्चा परेशान, घर वाले परेशान, मोहल्ला परेशान, परिवार परेशान, रिश्तेदार परेशान, सब लोग परेशान रहते हैं। इस केस को सॉर्ट आउट करना चाहिए। किसी को नुकसान हो गया, कोई किसी ने बिजनेस लंबा किया, उसको नुकसान हो गया, घाटा हो गया, बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, लोग ताने मारते हैं बिना हौसला, जबकि उस केस में उसको हौसला देना चाहिए, उसका हौसला अफजाई करना चाहिए कि वो फिर से कोई काम करे, लेकिन लोग उसको ताने मारते हैं और उस केस में बेचारा वो सुसाइड कर लेता है। अगर आपके लाइफ में कुछ भी ऐसा पल आए तो आप खुल के एंजॉय करें, खुल के एंजॉय करें, एकदम बढ़िया से खाए पिए, जो आपको अच्छा लगे, चिकन, मुर्गा, मटन सब कुछ खाएं, अपने दोस्तों के पास जाएं, परिवार के साथ रहें, उनसे बातें करें। अगर कोई नहीं मिल रहा है आपको, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई आपको समझ नहीं रहा है, तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको समझा सकता हूँ। कम से कम इतना तो समझा ही दूंगा कि आप मरने वाला काम नहीं करेंगे। या आप लोग एक और काम कर सकते हैं कि आप लोग एक मूवी देख सकते हैं, अच्छी सी कोई मूवी देखने के बाद भी आप उस पल से हट जाएंगे। या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट करने के बाद कोई इंसान कभी सुसाइड नहीं कर सकता, ये मैं चैलेंज कर सकता हूँ। ये मैं वही लगाया था कि चिकन आराम से, जब टेंशन में हो तो चिकन खाओ, मटन खाओ, एंजॉय करो। हैंगिंग फर्स्ट एड, अगर कोई लड़का है, लड़की है, अगर वो फांसी पे लटक गया है तो क्या कर सकते हैं उसके लिए? पहली बात, तुरंत जाके पकड़ ले। अगर हम देख ही नहीं पाए, उसको लटका पड़ा है, मर गया, तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो लटका पड़ा है बेचारा, अगर अभी अभी लटका है, तुरंत जाकर के उसको उसका पैर पकड़ ले पहली बात तो, ताकि वो पूरा का पूरा भार जो है उसके गर्दन पे ना आए। और उसके बाद तुरंत उसको उतारे और उसके जो नॉट बनी है उसके गले में, तुरंत उसको काट दे। काटने के बाद जो CPR मैंने बताया था, CPR का मतलब कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन, तुरंत CPR करना शुरू कर दें हम लोग। आगे मैंने दिखाया यहाँ पे कि किस तरह से करते हैं। पहली बात, जो पीड़ित की जो गर्दन है, उसको उस चीज़ को तुरंत काट के हटा दें। मतलब गर्दन का जो रस्सी जो बना हुआ है, ये नहीं गर्दन नहीं, उसका जो रस्सी बना हुआ है उसको तुरंत कट कर दें, हटा दें वहाँ से। उसके बाद आपातकालीन जो सेवाएं होती हैं वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर में तुरंत कॉल करें, ज़रूरी है। पीड़ित को जब तक एम्बुलेंस आ ना जाए आप CPR करना शुरू कर दें। मतलब पीड़ित को लेटाएं, उसके चिन्ह को ऊपर करें, उसका जो श्वास नाल है उसे खोलने की कोशिश करें, कोई चीज़ अटका ना हो, CPR करना शुरू कर दें। हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशंस में क्या अंतर होता है? हैंगिंग का मतलब ये होता है कि जब आप लटकते हैं फांसी से तो आपका ये निशान बनता है, यहाँ पर निशान बनता है और आपकी ये जो हड्डी है वो टूट जाती है। लेकिन स्ट्रैंगुलेशन का मतलब क्या होता है? कोई आपका गला दबा रहा हो, है ना, तो निशान यहाँ बनता है, इसे बोलते हैं स्ट्रैंगुलेशन, बोलते हैं स्ट्रैंगुलेशंस। इन दोनों केस का जो फर्स्ट एड है उसमें CPR ही करते हैं, तुरंत उतारते हैं, लेटाते हैं और CPR ही करते हैं और तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। यही इसका फर्स्ट एड है। नाड़ी देखें कि सांस चल रही नहीं चल रही है, CPR करें, और कुछ नहीं कर सकते हम लोग, तुरंत फर्स्ट एड को कॉल करें, तुरंत एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं ड्राउनिंग की, बात करते हैं ड्राउनिंग की। मतलब कोई बंदा कोई डूब रहा है तो हम लोग उससे क्या कर सकते हैं? अगर डूब रहा है तो पहली बात, अगर कोई डूब रहा है उसके पास ना जाए, उसके पास दूर से ही हम लोग डंडा फेंकें या कपड़ा का शर्ट निकाल के फेंकें। अगर आप गर्ल्स हो, कोई आसपास नहीं है, आपकी कोई सहेली डूब रही, तो आप दुपट्टे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं ऐसे फेंकने के लिए। आप अगर 3-4 गर्ल्स हो तो आप दुपट्टे को कंबाइन कर सकती हैं, जैसे बॉयज़ अपने शर्ट को भी कंबाइन करके ऐसे उसके पास फेंक सकते हैं। गलती से भी उसके पास ना जाए, अगर आप उसके पास जाएंगे तो आपको खींच के डुबा सकता है वो। उस केस में अगर आप विक्टिम को अगर आप बाहर निकाल लेते हैं, पानी से बाहर निकाल लेते हैं, उस केस में उसके माउथ को साफ करें, कोई बालू वालू गया हो, कोई फाइन पार्टिकल्स गया हो, उसको निकालें, उसको लिटा करके उसके पीठ को भी थपथपा सकते हैं, थोड़ा सा उसको उठाएं, रेस्ट करें, उसके बॉडी को पानी भी हल्का सा पुश करके निकाल सकते हैं, पेट हल्का सा पुश पानी भी निकाल सकते हैं और तुरंत CPR करना शुरू करते हैं। CPR का मतलब कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन, तुरंत CPR करना शुरू कर दें। मतलब कि चेस्ट को 1 मिनट में 100 बार दबाएं और हर 30 बार दबाने पे उसके मुंह से ब्लो करें, इसे हम लोग CPR बोलते हैं, तभी वो बचेगा। और तुरंत एम्बुलेंस को कॉल कर दें। हम लोग बात करते हैं चॉकिंग की, बात करते हैं चॉकिंग का मतलब कुछ भी गले में अटक गया तो क्या करेंगे उसके लिए? अगर आपके गले में कुछ अटक गया तो पहले खांसने की कोशिश करें, तुरंत खांसने से क्या होता है वो निकल जाता है। उसके बाद
थोड़ा सा उसको नीचे लटका करके उसके गर्दन पे थोड़ा थप्पड़ से मारे, हल्का हल्का सा, बहुत तेज से नहीं, हल्का सा मारे, ताकि कुछ अगर अटका हो तो वो बाहर निकलने की कोशिश करे या बाहर निकल जाए। स्क्वीज इट आउट, थोड़ा सा उसको लिटा, हल्का सा मतलब झुका करके उसका जो एब्डोमेन है उसको दबाने की कोशिश करें, दबाएं। अगर ऐसा दबाने के बाद एक फोर्स के साथ अगर कुछ गले में अटका होगा तो वो बाहर निकल सकता है, और उसके बाद तुरंत इमरजेंसी को कॉल कर सकते हैं आप लोग, यही कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बहुत इंतजार किया इस वीडियो के लिए। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत टाइम लगता है, मैं सुबह से लगा हूं तब जा करके मैं वीडियो बना पाया हूं, इसीलिए आप लोग इसको बहुत मन से देखें। जो क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को आप लिख के रखें और पूछें, कमेंट में पूछें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।